हेलो डियर लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर की। ये एक तरीके का पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है जो कि क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करता है। इस क्वेश्चनर को बनाया था आइजिंग ने, तो इसी वजह से इस क्वेश्चनर का नाम है आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर जो है वो कुछ डायमेंशंस पर आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिन पर आपकी पर्सनैलिटी को असेस ये क्वेश्चनर करता है। तो आप देख रहे हैं कि EPQ लिखा हुआ है। EPQ का मतलब है आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। आइजिंग जो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा निर्मित ये व्यक्तित्व प्रश्नावली है, इसीलिए इसको आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर कहा जाता है। आप डायमेंशंस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि 4 तरीके के डायमेंशंस हैं: एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म और लाई। ये 4 डायमेंशंस पर आपकी पर्सनैलिटी को ये क्वेश्चनर एसेस करता है। बेसिकली जो आइजिंग थे वो युंग के पर्सनैलिटी के क्लासिफिकेशन से काफ़ी प्रभावित थे। आपको याद होगा कि युंग ने कहा था कि पर्सनैलिटी 3 तरीके की होती है: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। यानी कि युंग का ये मानना था कि दुनिया में कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होते हैं उन्हें हम एम्बिवर्ट कहते हैं। तो जब आइजिंग थे वो काफ़ी प्रभावित थे युंग के क्लासिफिकेशन से, लेकिन वो जो एम्बिवर्ट वाला पार्ट था उससे सहमत नहीं थे। जो आइजिंग थे उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ जो होती है वो बाइपोलर होती है, द्विध्रुवी होती है। यानी कि या तो आप एक ध्रुव पर होंगे या तो आप दूसरे ध्रुव पर होंगे, आप बीच में नहीं हो सकते। अर्थात या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे या तो आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, आप एम्बिवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उसमें इसी तरीके से बताया था। और जो ये क्वेश्चनर है आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी जो आप डायमेंशन देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक्सट्रोवर्जन के संग इंट्रोवर्जन लिखा हुआ है, न्यूरोटिसिज्म के संग स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। तो क्या है, उनका ये मानना था कि या तो आप एक्सट्रोवर्ट होंगे या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चनर में हाई स्कोर करते हैं तो आप क्या हैं, आप एक्सट्रोवर्जन की तरफ हैं। और जैसे आपका स्कोर लो की तरफ को जाता है, आप लो स्कोर करते हैं, तो आप इंट्रोवर्जन की तरफ हैं। अगर आप न्यूरोटिसिज्म वाली कैटेगरी में इस डायमेंशन में हाई स्कोर करते हैं तो आप किस पे हैं, न्यूरोटिसिज्म की तरफ हैं। और अगर आप लो की तरफ को जा रहे हैं तो आप, इसका मतलब है स्टेबिलिटी की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि आप स्टेबल हैं। तो ये उनका जो सिद्धांत था इस तरीके का था, और उनकी जो ये पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है वो भी इसी तरीके की है। तो आगे आप जानेंगे कि किस तरीके से आपका हाई और आपका लो स्कोर आपके डायमेंशंस को तय करता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चनर। इस क्वेश्चनर में आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है EPQ। EPQ का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर इसका मतलब है। DBTR आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अक्सर आपको बहुत सारे क्वेश्चनर्स में ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने उस क्वेश्चनर को बनाया है ये उनके नाम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि आइजिंग का क्वेश्चनर है और आप लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, डॉक्टर B डे और R ठाकुर ने इस क्वेश्चनर को बनाया है। तो आइजिंग के क्वेश्चनर का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन जो किया है वो इन्हीं लोगों ने किया है, इसीलिए इस क्वेश्चनर में इन लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो DBTR का मतलब है डे बी और ठाकुर R, यानी कि जिन लोगों ने इस क्वेश्चनर को बनाया है उन्हीं का नाम EPQ के संग लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की प्रोफाइल है, आपको प्रोफाइल को फिल करना है जिसमें नाम, जन्मतिथि, दिनांक, पिता का नाम आदि सारी प्रविष्टियों की आपको पूर्ति करनी है। तो होता क्या है, हम साइकोलॉजी में ये मानते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट की सूचनाओं को गोपनीय रखना है। तो अक्सर क्या, बहुधा ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम को जाहिर नहीं करते अपने सब्जेक्ट के। तो हम लोग नाम की जगह पे कुछ XYZ ABC कुछ भी लिख देते हैं ताकि उसकी सूचनाओं को हम गोपनीय रख सकें। जब आप इस क्वेश्चनर को अपने सब्जेक्ट से फिल करवाने जाएंगे तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने सब्जेक्ट के संग रैपो को बिल्ड करना। जब तक आप एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपने सब्जेक्ट के संग स्थापित नहीं करते, एक रैपो को बिल्ड नहीं करते, तब तक वो आपको सही रिस्पॉन्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो जब भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले लें और उससे कहें कि प्लीज़ मेरे लिए क्वेश्चनर को फिल कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको उसके संग अच्छी सौहार्दपूर्ण स्थिति में आना पड़ता है, रैपो बिल्ड करनी पड़ती है, उसके संग अपना अच्छा व्यवहार स्थापित करना पड़ता है, तब जाकर के आप उससे इस क्वेश्चनर को फिल करवा सकते हैं।
क्वेश्चनर को फिल करवाने से पहले उसको निर्देश देना बहुत ज़रूरी है। उसे बताइए कि जो ये क्वेश्चनर है इसमें 72 स्टेटमेंट्स हैं, 72 कथन हैं, कोई प्रश्न नहीं है। अक्सर क्या होता है जब हम प्रश्न शब्द का उपयोग करते हैं तो अक्सर सामने वाले को ये लगता है कि प्रश्न है तो ज़रूर उनका कोई सही या गलत उत्तर होगा, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कथन है। तो आप अपने प्रयोजक को ये बताइए कि इसमें कोई भी कथन सही या गलत नहीं है, तो उसको कथन को पढ़ के अपने अनुसार जो चीज़ सही लगती है वो उसी ऑप्शन पर जाकर के टिक करे। 3 इसमें ऑप्शंस हैं, 3 पॉइंट स्केल ये है, हाँ, अनिश्चित और नहीं, यस, अनसर्टेन और नो। जो भी उसको स्टेटमेंट को पढ़ करके लगे कि उसके लिए सही ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर उसको सही का निशान लगाना है। उसको विश्वास दिलाइए कि आप उसकी सूचनाओं को गोपनीय रखेंगे। फलांकन तालिका इसके बाद आपको दिख रही है, ये स्कोरिंग में इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो जब इस क्वेश्चनर की आप स्कोरिंग करेंगे तो तब आप इस फलांकन तालिका में आएंगे। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको दिख रहा है क्वेश्चनर। अब आप सोचेंगे कि 49 से 72 क्वेश्चन इसमें 49 से 72 स्टेटमेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं। तो क्योंकि ये मैं क्वेश्चनर आपके सामने पूरा नहीं रख सकती, अगर आपको ये क्वेश्चनर पूरा चाहिए तो आपको नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन में जाकर इसको परचेज करना होगा। इसीलिए मैंने आपके शुरू के सारे पेजेस को हाइड कर दिया है, इसमें आपको नहीं दिखाया है। ये मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप इसमें स्कोरिंग कैसे करेंगे, आप इसके एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आपको समझने के लिए जितने स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है उतने स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपको समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चनर का एनालिसिस करेंगे, कैसे आप इसकी स्कोरिंग करेंगे। तो जब आप इसके स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स के सामने ब्लैक डॉट बना हुआ है। इस ब्लैक डॉट का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चनर में 2 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथनों के आगे कोई भी काला निशान नहीं है, नकारात्मक कथनों के आगे आपको काला निशान दिखाई दे रहा है। जैसे स्टेटमेंट नंबर 49 है, जो आपको 49वां कथन दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, जबकि जो 50वां कथन है उसके आगे कोई काला निशान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी स्कोरिंग करते हैं तो स्कोरिंग करने में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो जब आपने इस क्वेश्चनर को अपने सब्जेक्ट से फिल करवा लिया, अब बात आती है इसकी स्कोरिंग करने की। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको 2 तरीके से इसकी स्कोरिंग करनी है, पॉजिटिव क्वेश्चंस की अलग और नेगेटिव क्वेश्चंस की अलग। पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए, यानी कि अगर आप 50वां स्टेटमेंट देखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए, जब आप इसका 50वां स्टेटमेंट देख रहे हैं कि क्या आपकी दोस्ती बिना आपकी गलती के आसानी से टूट जाती है, तो इसके आगे कोई ब्लैक डॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसकी स्कोरिंग आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट 50वें कथन में हाँ में टिक करता है तो आप उसको 2 नंबर देंगे, अगर वो नहीं में टिक करता है तो आप उसको 0 नंबर देंगे, और अगर वो अनिश्चित में टिक करता है तो आप उसको 1 नंबर देंगे। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जितने भी इसमें सकारात्मक कथन हैं, उन सकारात्मक कथनों के लिए अगर आपका प्रयोज्य, आपका सब्जेक्ट हाँ में रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप उसको 2 मार्क्स देंगे, नहीं में कर रहा है तो 0 देंगे, और अनसर्टेन में कर रहा है, अनिश्चित में कर रहा है तो आप उसको 1 नंबर देंगे। वहीं वो स्टेटमेंट्स जिनके आगे ब्लैक डॉट बना है वो नेगेटिव टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, नकारात्मक कथन हैं। इनकी स्कोरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो सारे स्टेटमेंट्स जिनके आगे ब्लैक डॉट है या जो नेगेटिव टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, उनकी स्कोरिंग में अगर आपका सब्जेक्ट हाँ में रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप 0 नंबर देंगे, अनिश्चित में कर रहा है, अनसर्टेन में कर रहा है तो आप 1 नंबर देंगे, वहीं वो अगर नहीं में कर रहा है तो आप उसको 2 नंबर देंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में नहीं के लिए 2 नंबर, हाँ के लिए 0 नंबर, और अनसर्टेन अनिश्चित के लिए 1 नंबर आप उसको देंगे। इसके बाद जब आप पूरे क्वेश्चनर की स्कोरिंग कर लेते हैं, उसको हर स्टेटमेंट के लिए आप नंबर दे देते हैं, तो हर पेज के नीचे आपको एक टेबल बनी दिखाई दे रही है जिसमें PEN और L आपको दिखाई दे रहा है। शुरू में आपने जाना था PENL, यानी कि 4 डायमेंशंस पर ये क्वेश्चनर पर्सनैलिटी को एसेस कर रहा है। तो साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और लाई कैटेगरी,
आपके सामने है। तो इसमें दिया हुआ है आइटम नंबर। तो P के नीचे 3 आइटम नंबर दिए हुए हैं, E के नीचे 3 आइटम नंबर दिए हुए हैं, N के नीचे 3 और L के नीचे 3। तो आपको इसकी स्कोरिंग करते समय ये ध्यान देना है कि जो आइटम नंबर का मतलब है स्टेटमेंट से, यानी कि 50वां, 54वां और 58वां जो कथन है वो साइकोटिसिज्म कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप उन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उसमें आपके सब्जेक्ट ने क्या स्कोर किया है उस आइटम नंबर के नीचे रॉ स्कोर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए अगर 50वें कथन में उसने हाँ बोला है, हाँ में टिक किया है, तो ये पॉजिटिव टाइप का क्या है, कथन है, तो उसको आप हाँ के लिए 2 नंबर देंगे। तो आप क्या करेंगे, रॉ स्कोर में 2 लिख देंगे। उसी तरह अगर 54वां कथन आप देखिए, 54 जिसके आगे लिखा हुआ है उसमें ब्लैक डॉट बना है, वो नेगेटिव टाइप का स्टेटमेंट है। तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट हाँ कहता है तो आप 0 देंगे, नहीं कहता है तो 2 देंगे। तो जो भी उसने स्कोर किया वो 54 के नीचे आप रॉ स्कोर में लिख देंगे। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चनर में आप हर कैटेगरी का रॉ स्कोर निकालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी पेजेस हैं 1 से लेकर 72 प्रश्न कथन 1 से लेकर 72 कथन तक आपके पास जितने भी पेजेस हैं, हर पेज के नीचे टेबल बनी हुई है। तो आपको हर टेबल के आपको P, E, N और L मिल गए। तो आपको क्या करना है, सारे P पूरे क्वेश्चनर के जितने भी P हैं उनको एक संग ऐड कर देना है। मान लीजिए फर्स्ट पेज में आपको 2 नंबर मिले, सेकंड पेज में 2 मिले, थर्ड पेज में 2 मिले, फोर्थ पेज में 2 मिले, आपके पास टोटल 8 नंबर हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप इस फलांकन तालिका में आएंगे और P के नीचे जो रॉ स्कोर लिखा हुआ है उसमें 8 लिख देंगे। इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चनर के E का टोटल करेंगे और E के नीचे जो रॉ स्कोर लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे। ऐसे ही N का और ऐसे ही L का टोटल करके आप रॉ स्कोर में लिख देंगे। इस तरीके से आप सारी डायमेंशंस पर जो सारे रॉ स्कोर हैं आप सारी अपनी जो क्वेश्चनर है उसमें से ऐड करके लास्ट में फलांकन तालिका में आप अलग अलग P के लिए, E के लिए, N के लिए और L के लिए रॉ स्कोर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको Z स्कोर निकालना है। Z स्कोर स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं जो आपको मैनुअल में पहले से ही दिए हुए होते हैं। तो रॉ स्कोर को Z स्कोर में कन्वर्ट करना यहाँ पर होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको रॉ स्कोर को आप Z में कन्वर्ट करेंगे तभी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आप रॉ स्कोर के बेसिस पर भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और आप Z स्कोर के बेसिस पर भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही इंटरप्रिटेशन के लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत होती है। मैनुअल में रॉ स्कोर के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन भी दी होती है और Z स्कोर के बेसिस पर भी इंटरप्रिटेशन दी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है मैनुअल का होना। तो मैं आपको बताती हूँ, पूरा मैनुअल तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से मैनुअल से आप रॉ स्कोर से Z स्कोर को देख सकते हैं। मैं आपको चारों डायमेंशंस के टेबल नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक डायमेंशन का टेबल दिखा करके ये समझाऊंगी कि किस तरीके से रॉ स्कोर को Z स्कोर में कन्वर्ट करना है। जब आप मैनुअल लेते हैं तो मैनुअल में आपको बहुत सारी टेबल्स दी होती हैं। अलग अलग तालिकाएं अलग अलग डायमेंशन के लिए रॉ स्कोर को Z स्कोर में कन्वर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगी। मैं सारी तालिकाएं, सारी टेबल्स आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक टेबल दिखाऊंगी जो कि E के लिए है, एक्सट्रोवर्जन के लिए है, कि किस तरीके से आप Z स्कोर निकालेंगे। और इसी तरीके से आपको पूरे मैनुअल में रॉ स्कोर के लिए Z स्कोर निकालने के लिए अलग अलग डायमेंशंस की टेबल दी हैं। तो जिस तरीके से आपको मैं एक टेबल समझाऊंगी उसी तरीके से आपको बाकी टेबल्स को भी देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विमा 2 एक्सट्रोवर्जन हेतु Z स्कोर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं रॉ स्कोर और Z स्कोर इसमें दिए हुए हैं। मान लीजिए आपने अपने क्वेश्चनर के सारे E को काउंट किया, आपने हर पेज के E को आपस में जोड़ दिया और लास्ट में जो आपको फलांकन तालिका में रॉ स्कोर लिखना है वहाँ पर आपने उस E को ऐड करके वहाँ पर लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको मिलता है E का टोटल 12, तो 12 के आगे जो भी Z स्कोर लिखा हुआ है वो आपका Z स्कोर हो जाएगा। जैसे कि आप 12 रॉ स्कोर में अगर आप 12 के सामने देखेंगे तो -0.94 लिखा हुआ है, तो -0.94 क्या हो गया, आपका Z स्कोर हो गया। इसी तरीके से आपका रॉ स्कोर कुछ भी हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 16 हो सकता है, 21 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से अपने रॉ स्कोर की बेसिस पर आप क्या देखेंगे, Z स्कोर को देखेंगे। तो इसी तरीके से जैसे ये एक्सट्रोवर्जन के लिए टेबल है, आपको पूरे क्वेश्चनर में
साइकोटिसिज्म के लिए, न्यूरोटिसिज्म के लिए और लाई कैटेगरी के लिए अलग अलग टेबल मिलेंगी और अलग अलग टेबल पे जाकर के आप अपनी रॉय स्कोर के लिए जेड स्कोर देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है इंटरप्रिटेशन कि आपके स्कोर के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, निम्न अंक प्राप्त किए हैं, सामान्य अंक प्राप्त किए हैं। तो फिर वही कि मैं आपको पूरा मैनुअल नहीं दिखा सकती। अगर आपको क्वेश्चनर और मैनुअल चाहिए तो आपको किसी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से इस क्वेश्चनर को परचेज करना होगा, इसके मैनुअल को लेना होगा। लेकिन फिर भी आपके सीखने के लिए मैं उसके एक छोटे से पार्ट को यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायमेंशन जो दिए हुए हैं रॉय स्कोर के बेसिस पर और जेड स्कोर के बेसिस पर। ये दिए हैं रॉय स्कोर के बेसिस पर और ये दिए हैं जेड स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं दोनों तरीके से। आप रॉय स्कोर के हिसाब से भी कर सकते हैं और जेड स्कोर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो रॉय स्कोर के हिसाब से आप अपना जो भी आपको रॉय स्कोर मिला है, यानी कि जैसे इसमें पहले आप देखिए कि इसमें लिखा है 30 और उससे ज़्यादा, तो वो क्या होता है, उच्च। ठीक है, उच्च यहाँ पर दिखा रखा है उसको। और इसके अलावा फिर 25 से 29, 25 से 29 दिखा रखा है। तो इसी तरीके से उच्च से निम्न की तरफ को जो ये कैटेगरी है वो जाती है। जितना भी आपका रॉय स्कोर आया है उस रॉय स्कोर को यहाँ पर देखिए, और वो रॉय स्कोर उच्च में आता है, उच्च से कम में आता है, औसत से अधिक में आता है, औसत से कम में आता है, या वो निम्न में आता है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा जेड स्कोर की बेसिस पर भी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने अपना रॉय स्कोर देखा, रॉय स्कोर के हिसाब से आपने जेड स्कोर निकाला और जेड स्कोर के हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। तो आप देखिए कि आप जेड स्कोर वाली टेबल में जाएंगे, जो भी आपका स्कोर है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि +1 से +1.26 से +2 उच्च है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इसके अंदर आता है तो आपका जो सब्जेक्ट है उसने उस डायमेंशन में हाई स्कोर किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने स्कोर से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप फिर से वालांकन तालिका में आएंगे और जेड स्कोर के नीचे जहाँ पर इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख देंगे कि उस डायमेंशन में उसने हाई स्कोर किया है, एवरेज किया है, लो किया है, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन आता है। अगर वो उच्च है, उच्च से कम है, सामान्य से अधिक है, सामान्य से कम है, निम्न है, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन आता है आप इसमें लिख देंगे। अब वापस आप देखेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि आइजिंग का ये मानना था कि 2 डायमेंशंस होते हैं, या तो आप 2 पोल्स होते हैं, या तो आप इस पोल पे होते हैं या तो आप दूसरे पोल पे होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो फर्स्ट डायमेंशन है, एक्सट्रोवर्जन है या फिर न्यूरोटिसिज्म है, साइकोटिसिज्म है या लाई है, जो भी डायमेंशन आप देख रहे हैं, आपकी जो क्वेश्चन है उसमें पहला डायमेंशन पी है, साइकोटिसिज्म है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन थोड़ा ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, आप उस हिसाब से समझते हुए चलिए कि मान लीजिए अगर एक्सट्रोवर्जन में आपके सब्जेक्ट ने हाई स्कोर किया है तो वो एक्सट्रोवर्ट वाली कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर वो लो की तरफ को बढ़ रहा है तो वो इंट्रोवर्जन वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो टॉकेटिव होते हैं और आउटगोइंग होते हैं। आपने देखा होगा, आपने जुंग की थ्योरी भी पढ़ी होगी तो आपने समझा होगा कि क्या होते हैं जो बहिर्मुखी लोग होते हैं। वो बहुत बातचीत करने वाले होते हैं, वो खुश मिजाज होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं, वो लोगों के संग रहना, घूमना फिरना उन्हें पसंद होता है, वो एकांत में नहीं रह सकते। उसी के विपरीत जो इंट्रोवर्ट वाले लोग होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, उनके दोस्त कम होते हैं, उनको ज़्यादा बोलना नहीं पसंद होता। तो कैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप सभी जानते हैं। तो वही यहाँ पर देखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्सट्रोवर्जन वाली कैटेगरी में हाई स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सट्रोवर्जन की तरफ है। लेकिन अगर वो लो की तरफ को बढ़ रहा है, लो की तरफ स्कोर कर रहा है, तो वो इंट्रोवर्जन की तरफ है। इसके अलावा न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट न्यूरोटिसिज्म में हाई स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं, वो एंजाइटी में है या फिर वो डिप्रेस्ड हो सकता है, वो टेंशन में हो सकता है। और इसके अलावा अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है। यानी कि अगर हाई स्कोर कर रहा है तो वो हो सकता है कि वो टेंस्ड हो, वो स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, उसके अंदर आपको एंजाइटी के सिम्टम्स देखने को मिले। लेकिन अगर वो लो स्कोर कर रहा है तो उसका मतलब है कि ऐसे कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन और इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं है और वो स्टेबल है।
ऐसे ही साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन की तरफ आप देख रहे हैं, अगर वो हाई स्कोर करता है आपका सब्जेक्ट तो वो साइकोटिसिज्म वाली कैटेगरी में है। साइकोटिसिज्म यानी कि साइकोटिक जो लोग होते हैं, आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जितने भी साइकोटिक जो लोग होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं वो उसके अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो लो की तरफ को स्कोर कर रहा है, वो लो स्कोर कर रहा है, तो वो सोशलाइजेशन वाली कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से एक और डायमेंशन इसमें है लाई में अगर वो हाई स्कोर कर रहा है तो उसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चनर को देखेंगे, इसमें डायमेंशंस हैं 4 तरीके के। आपको समझ में आ गया कि 4 डायमेंशन कौन कौन से हैं। आपको ये समझ में आ गया कि 72 स्टेटमेंट्स इसमें हैं। 3 पॉइंट स्केल है, हाँ नहीं और अनिश्चित में आपको इसमें आंसर करना है। आपको समझ में आ गया कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की स्कोरिंग कैसे करनी है, और लास्ट में आपने ये भी देखा कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो इस तरीके से आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर में इसके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट का आप पर्सनैलिटी का 4 डायमेंशन में असेसमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।